सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, आज भी इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के बारे में। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न संपूर्ण हल के साथ मिलेंगे और 10 ऐसे क्वेश्चन देंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उनके ऊपर ऑलरेडी वीडियो हमने बनाया हुआ है। तो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको लास्ट में देंगे और ये आपके पास अंतिम मौका होगा। यदि आपने इस मौके को भुना लिया तो आपके नंबर आ जाएंगे 95%, 90%। अगर नहीं भुना पाए तो आप फेल भी हो सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि केवल अंतिम मौका है। आज से पहले आपने जो भी किया हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब अगर आप पढ़ लेंगे इन क्वेश्चंस को भी तो 90 या 95% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। और देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में 50-50 टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो पहले से अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो उन 50-50 टॉपिक को अगर आपने पढ़ लिया तो 95% लाने से किसी में दम नहीं है कि आपको रोक ले। ठीक है। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो क्या है। देखिए, 10 माइक्रोफैरड। अब माइक्रोफैरड किसका मात्रक होता है? धारिता का। तो यहीं से पता लगे किसकी वैल्यू दी हुई है, सी की, यानी कि धारिता की वैल्यू दी हुई है। ठीक है। तो 10 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र 12 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है। ठीक है। संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होगी? संचित ऊर्जा पूछिए। देखिए, सी की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोफैरड, विभव दे रखा है आपको 12 वोल्ट। ठीक है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होती है? U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। ये सूत्र होता है। क्लियर है। हाफ हमारा ऐसे आ गया। देखिए, यहाँ पे हाफ है, ये थोड़ा पेन दूसरा वाला है, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है। ये हाफ है, यहाँ पे हाफ इंटू सी की वैल्यू कितनी है? ध्यान से देखिए, सी की वैल्यू 10, तो हमने इसकी जगह पर रख दिया 10। ठीक है। अभी देखते रहिए। और ये जो माइक्रो है, ये जो माइक्रो फैराड है, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -6। तो वो यहाँ पे रख दिया हमने 10 की पावर -6, क्योंकि सी की जगह पर आता 10 माइक्रो फैराड और माइक्रो फैराड की जगह पे आ गया 10 की पावर -6। ठीक है। और वी का स्क्वायर है और वी कितना? 12। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 का स्क्वायर। अब इस 2 से ये 10 कट जाएगा आपका 5 बार में। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बचा? 5 इंटू 10⁻⁻6 और 12 का स्क्वायर 144। क्लियर है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सिंपल है। देखिए, 5 इंटू 10⁻⁻6 को हमने ऐसे रखा। 44 को लिख सकते हैं हम 100 प्लस 44, 100 ऐसे लिख सकते हैं ना 44 को, 100 प्लस 44। क्लियर है। उसके बाद क्या हो गया? यहाँ पे देखिए, 100 प्लस 44 हो गया। अब यहाँ पे 220, 44 की गुणा 5 से कर दी, 220 इंटू, और देखिए यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया, ये यहाँ पे अपना 10 की पावर -6, ये 10 की पावर -6 इंटू इस 100 को हमने लिख दिया 10 का स्क्वायर। ठीक है। और जब देखिए पावर गुणा में होते हैं, मतलब हर समान होता है और पावर जो होती है वो आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है। पावर आपस में, मतलब ये आपने पढ़ा होगा ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो क्या होता है? ए की पावर m प्लस n। ठीक है। तो ऐसी यहाँ पे ए समान है तो पावर जुड़ जाएंगी, और जब जुड़ेंगी तो -6 और +2 बचेगी पावर -4। ठीक है। और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर है। दूसरा देखते हैं। एक न्यूट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, इस पर कितना चुंबकीय बल लगेगा? 0 न्यूटन। ठीक है। क्योंकि न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। ठीक है। और उदासीन कण पर क्या होता है? कोई भी बल कार्य नहीं करता है, तो 0 न्यूटन का लगेगा। ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, इनमें से क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कुलाम, जूल प्रति न्यूटन या कुलाम प्रति न्यूटन। तो देखिए, हम जानते हैं क्या होता है, ई बराबर क्या होता है? एफ अपॉन क्यू। यही तो होता है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू, सूत्र होता है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है। तो एफ का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन, और आवेश का मात्रक कुलाम। तो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन न्यूटन, सॉरी दूसरा ऑप्शन न्यूटन प्रति कुलाम। ठीक है। एल्फा कण पर कितना आवेश होता है? देखिए, एल्फा कण पर आवेश +2 इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब सॉल्व किया, इससे 2 की मल्टीप्लाई की 3.2 आ गया प्लस में, और 10⁻⁻19 कुलाम। क्लियर है। आसान है बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने वाला है, लेंथी है थोड़ा, लेकिन आसान है। क्या बोल रहा है? देखिए, थोड़ा समझ लेते हैं फिर करते हैं आगे। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड में आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, बट कोई नहीं। देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। दो धनावेश 4e तथा 1e एक दूसरे से l दूरी पर स्थित हैं। तो देखिए, दो आवेश हैं, मान लेते हैं, एक ये 4e है और एक यहाँ पे ये e है। ठीक है। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे से l दूरी पर स्थित हैं। क्लियर है। एक तीसरा आवेश Q इनके बीच किस तरह से रखा जाए जिससे कि वह संतुलन में रहे? तो देखिए, कोई तीसरा आवेश है Q, तो हमने मान लेते हैं यहाँ रख दिया ये। ठीक है। तो हमें किस तरीके से रखना है? ये जो तीसरा आवेश Q है ना, ये किस तरीके से रखना है कि ये 4e और 1e है, इन पे कोई भी प्रभाव नहीं रहे, ये अपने आप संतुलन में रहे। ठीक है। आप यहाँ पे समझ लीजिए, थोड़ा आसान है। देखिए, माना तीसरे आवेश Q को दोनों आवेशों के बीच
तीसरे आवेश q को दोनों आवेशों के बीच में प्रथम आवेश से r दूरी पर रखा जाता है। यानी कि प्रथम आवेश ये है तो इससे कितनी दूरी पर, r दूरी पर रखा जाता है। यही तो बोला हमने। इस स्थिति में इस आवेश की दूसरे आवेश से दूरी, यानी कि इस स्थिति में जो ये आवेश है इसकी दूसरे आवेश से दूरी L माइनस होगी। क्यों होगी भाई? भाई सीधी बात है, यहाँ से यहाँ तक की R हो गई ना, टोटल कितनी है L, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, टोटल L है ना, तो L में से इस R को मैं माइनस कर दूंगा, तो यही तो होगी। अरे भाई पूरी यहाँ से यहाँ तक L है, मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की R है, तो L में से R घटा दो। मान लीजिए पूरी जैसे 5 होती, पूरी दूरी कितनी होती 5, यहाँ से यहाँ तक की कितनी होती 2, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की चाहिए होती ना, तो मैं क्या करता 5 में से इस 2 को तो माइनस करता। ठीक है, तो वैसे यही है। क्लियर है। संतुलन की अवस्था में आवेश q पर लगने वाला बल समान होगा। भाई सीधी बात है, देखो संतुलन की अवस्था में जो इस आवेश पर जो बल लगेगा ना, इस वाले आवेश पर, वो समान होगा। यानी कि जितना आवेश, जितना इन दोनों पे बल लगेगा उतना ही इन दोनों पे भी बल लगेगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो क्या होगा, F बराबर F होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि जितना बल इन दोनों पे लग रहा है, देखिए ये वाला F जो है वो इन दोनों पे बल लग रहा है, और ये वाला F जो है वो इन दोनों पे बल लग रहा है। ठीक है, अब कूलाम के नियम से हम क्या जानते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही तो था। तो देखिए इस वाले F की जगह पे क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q1 Q2 क्या है, देखिए Q1 क्या है 4e, यानी कि ये वाला आवेश, इनटू Q2 क्या है, ये वाला आवेश Q। तो Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R, तो यहाँ पे R स्क्वायर। क्लियर है ना, इतना आसान है। बराबर इस वाले F की जगह पे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 कहाँ से आएगा, अब इन दोनों आवेशों की बात हो रही है, तो E इंटू क्यू कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q इंटू ई करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो Q इंटू ई बटे में क्या होता है, R स्क्वायर, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, L माइनस आर, तो L माइनस आर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस वाले, इससे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। बचता क्या है अपने पास, ये बचता है, यानी कि 4e इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, 4e इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे ये बचा इधर। ठीक है, अब क्या है, इससे तो अपना ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचता क्या है, देखिए यहाँ बचेगा अपना 4 अपॉन में आर स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या बचा, ऊपर एक बचा होगा, तो 1 अपॉन में L माइनस आर का होल स्क्वायर। अरे इधर ये गुणा में है ना, इधर आएगा तो बटे में आएगा, तो E इंटू क्यू से E इंटू क्यू कैंसल, यहाँ बचेगा ऊपर 1। हमें R की वैल्यू चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये तीसरा आवेश कितनी मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ये तो चेक करना है। तो R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/R का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर 4 को, तो मैंने 2/R का सीधे होल स्क्वायर कर दिया बराबर, इसको लिख सकता हूँ 1/L माइनस आर का होल स्क्वायर, क्योंकि एक का स्क्वायर एक, इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 2/R बराबर 1/L माइनस आर। इसको त्रिशी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर चला जाएगा, तो 2 इंटू L माइनस आर आएगा बराबर, इधर इसकी गुणा होगी तो खाली R आएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2L माइनस 2R बराबर R, ये R इधर जाएगा 2R तो प्लस में, यानी कि कितना हो जाएगा 2L बराबर 3R। ठीक है, अब मुझे तो R की वैल्यू चाहिए थी, तो 3 को इसके बट्टे में भेज देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 अपॉन में 3 बराबर R, यानी कि R इज इक्वल टू 12 अपॉन 3 मीटर। इतनी दूरी पर हम इसको रखेंगे, ताकि ये जो दोनों आवेश है ना, ये संतुलन रहेंगे। क्लियर है, आसान है। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। सो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। देखिए थोड़ा पेन जो हमने ये वाला दूसरा यूज़ कर लिया, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये यहाँ से R है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब दिख गया होगा। ठीक है, थोड़ा पेन दूसरा आ गया, कोई नहीं। देखिए माना कोई विद्युत, देखिए ये कोई द्विध्रुव अपना AB, ये कोई द्विध्रुव है AB जिसका मध्य बिंदु O है, जिसका बीच का बिंदु क्या है O। इसके द्विध्रुव के A सिरे पर -Q आवेश है और B सिरे पर क्या है आपका +Q आवेश है। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ये -Q और ये +Q। ठीक है, तो ये जो AB है, द्विध्रुव की जो लंबाई है टोटल वो 2L है। A से O तक की लंबाई L है, O से B तक की लंबाई भी L है। मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है। देखिए ये मध्य बिंदु है ना O,
तो मध्य बिंदु ओ से r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिख लिया है। देखिए, माना कोई द्विध्रुव AB है, कोई द्विध्रुव अपना AB हो गया, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL है। देखिए, ये तो द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर 2QL, तो इसका भी होगा, सीधी बात है। P बराबर 2QL है। द्विध्रुव के A सिरे पर -Q आवेश, देखिए द्विध्रुव के A सिरे पर -Q आवेश तथा B सिरे पर +Q आवेश स्थित है। ठीक है, तथा मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले लेंगे +Q आवेश के कारण। क्लियर है, पहले किस पे लेंगे? +Q आवेश के कारण। ये वाला सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो E1 = 1/4πε0 Q तो आपका ऐसे रहा, R - L कहाँ से आया? ये देखिए, हमने +Q आवेश के कारण लिया है, E पर तीव्रता निकालेंगे ना, तो भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो R है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो R है। अब मुझे कहाँ तक चाहिए? यहाँ से यहाँ तक, तो R में से इस L को मैं माइनस कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? R - L का होल स्क्वायर। क्लियर है, फिर लेंगे -Q आवेश के कारण E2 बराबर, अब देखिए -Q आवेश के कारण लिया है ना, तो यहाँ पे लेंगे हम -Q, तो मैंने ये वाला जो माइनस है डायरेक्टली आगे कर लिया। ठीक है, 1/4πε0 Q/r + L कहाँ से आया? अब देखिए थोड़ा, भाई हम क्या कर रहे हैं कि अब -Q आवेश के कारण ले रहे हैं ना, तो यहाँ से, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी लेंगे, तो भाई R तो टोटल आएगी यहाँ से यहाँ तक, R तो टोटल यहाँ से यहाँ तक आएगी ना, और प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, तो L लेंगे इसके साथ, तो R + L का होल स्क्वायर। सीधे ऐसे याद रख लीजिए, या फिर एक बात ध्यान रखिए, अगर +Q आवेश के कारण ले रहे हैं तो माइनस आएगा, और माइनस आवेश के कारण ले रहे हैं तो प्लस आएगा। ठीक है, वैसे तो हमने आपको समझा ही दिया कि कैसे आया है। अब बिंदु P पर जो होगी परिणामी तीव्रता क्या होगी? परिणामी तीव्रता देखिए क्या होगी भाई, मतलब सीधी बात बोले तो कुल तीव्रता कितनी होगी? सीधी बात है E होगी, और वो कैसे आई होगी? E1 + E2। क्लियर है, कर रहे हैं। E बराबर, E1 की वैल्यू कितनी है? ये है 1/4πε0 Q/r - L का होल स्क्वायर। फिर देखिए, अब ये प्लस होगा बट यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस 1/4πε0 Q/r + L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ से ये 1/4πε0 दोनों से कॉमन है, और Q भी दोनों से कॉमन है, तो 1/4πε0 और Q हमने कॉमन कर लिया। यहाँ बचेगा, यहाँ पे आपका गुणा में 1 होगा, तो यहाँ बचेगा 1/r - L का होल स्क्वायर। यहाँ भी गुणा में 1 होगा अपॉन R + L का होल स्क्वायर, बीच में माइनस था तो माइनस आ गया। इतना क्लियर है? तो E बराबर, इसकी गुणा इससे कर दी, ये आ गया, फिर इसका एलसीएम लिया, इसकी गुणा यहाँ पे ये आया, फिर इसकी गुणा यहाँ पे ये आ गया, और फिर बटे में क्या हो जाएगा? A - B A + B, स्क्वायर को भूल जाइए अभी, तो A - B A + B, यानी कि A का स्क्वायर - B का स्क्वायर, और उसका क्या था? होल स्क्वायर। जानते हैं ना, A - B और A + B फॉर्मूला होता है, क्या होता है? A का स्क्वायर -B का स्क्वायर, तो यही तो लगाए यहाँ पे, A - B A + B, यानी कि A का स्क्वायर B का स्क्वायर B का स्क्वायर, और दोनों का होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर। क्लियर है? अब E = Q/4πε0 ऐसी रहा। अभी यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा खोल दिया, A + B का होल स्क्वायर लगाया, क्या होता है? A का स्क्वायर + B का स्क्वायर + 2AB, यही तो होता है। तो A क्या था आपका? R, A का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर, प्लस B क्या था? L, B का स्क्वायर यानी कि L का स्क्वायर प्लस 2AB, 2A क्या था? R, B क्या था? L, तो 2RL। ठीक है, अब ये माइनस हम ऐसे रखते हैं यहाँ पे अपना, और यहाँ भी लगाएंगे हम क्या? A + B का होल स्क्वायर, सॉरी A - B का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे वही A का स्क्वायर यानी कि R का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी कि L का स्क्वायर, अब यहाँ पर जाएगा -2AB यानी कि माइनस का 2RL। ठीक है, बटे में R² - L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए E बराबर Q/4πε0 ऐसी रहा है, और ये अपना भी हमने ऐसे रखा इतना। ठीक है, ये अपना ऐसे रहा इतना। उसके बाद इस जब माइनस की गुणा हम अंदर करेंगे, तो माइनस की गुणा इस R से होगी, माइनस का R², इस माइनस की गुणा प्लस L से होगी, तो माइनस का L स्क्वायर हो जाएगा ये भी, और अब इस माइनस की गुणा इस वाले -2RL से होगी, तो ये प्लस का 2RL हो जाएगा। अब क्या था? ये माइनस से ये वाला प्लस कैंसिल, इस प्लस वाले से ये वाला माइनस कैंसिल।
अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर जो है वो एल स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा, यानी कि आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो इसलिए हम एल स्क्वायर को छोड़ने पर यानी कि एल स्क्वायर को छोड़ देते हैं तो क्या बचता है, ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 ये बचा। और यहाँ पे देखिए 2RL कितना हो गया 4RL, और अपन यहाँ पे जब हम इसको छोड़ देंगे तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि आर की पावर 4, तो ये बचा अपने पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ई बराबर 1/4πε0, इस क्यू की हमने यहाँ गुणा कर दिया यानी कि 4QRL हो जाएगा अपॉन में आर की पावर 4। अब इस आर की पावर 4 से एक आर कैंसल, यहाँ क्या बचता है, ई बराबर 1/4πε0, इस 4 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 × 2 यानी कि 4, और ये QL बचा था यानी कि 2QL, तो वही रहा ना 4QL यानी कि 2QL, और 2QL बराबर क्या होता था, P, शुरू में देखा था अभी आपने, द्वि ध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL, तो यहाँ पे आ गया अपना P और ये 2 था, तो E बराबर 1/4πε0 2QL अपॉन R³, तो ये इसका व्यंजक है, प्रूफ हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कुलाम के नियम को समझाइए। देखिए कुलाम का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आसान है बिल्कुल। देखिए मान लेते हैं यहाँ पे कोई Q1 आवेश है और यहाँ पे कोई आवेश है Q2, इनके बीच की दूरी क्या अपने पास R है। ठीक है, ये मैंने मान लिया है। तो इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल, इन दोनों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल लगेगा, तो जो वो बल है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी कि परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो बल है F, जो बल दिख रहा है दोनों के बीच, ये अनुक्रमानुपाती होगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी कि अनुक्रमानुपाती Q1/Q2। ठीक है, बोला है ना, गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए F, ये चिन्ह आ गया अनुक्रमानुपाती का, बट जो व्युत्क्रमानुपाती बोलता है वो 1/, में आता है। किसी भी चीज के अगर व्युत्क्रमानुपाती होता है तो वो 1/, में आता है। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला है कि उनके बीच की दूरी के, अब बीच की दूरी क्या है R, दूरी के वर्ग के, दूरी का वर्ग क्या हो जाएगा R², और इस R² के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1/, में। क्लियर है, आसान है ना, 1/R²। अब दोनों को मिलाने पर तो F समानुपाती Q1Q2 इंटू 1/R² आएगा, तो गुणा होगी एक से वही आ जाएगा अपॉन में R²। क्लियर है, और जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आता है और वो होता है 1/4πε0। ठीक है, तो F बराबर 1/4πε0 Q1Q2 अपॉन R², यही कूलाम का नियम है, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, आसान है ना। अगला क्या है वो देखते हैं। देखिए स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा इसे सिद्ध कीजिए, यानी कि गाउस का नियम को हमें बताना है और इसे सिद्ध करना है। तो गॉस की प्रमेय क्या है, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, यानी कि भाई कोई बंद पृष्ठ अपने पास, कोई भी पृष्ठ जैसा भी है लेकिन वो बंद पृष्ठ है। ठीक है, जैसे कि ये एक पृष्ठ अपने पास, तो ये कोई बंद पृष्ठ है, तो इससे जितना भी फ्लक्स गुजरेगा यानी कि संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, इससे जितना भी फ्लक्स गुजरेगा तो वो जो फ्लक्स होगा उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो जो आवेश होगा इसके अंदर उसका 1/ε0 गुना होगा। ध्यान दीजिए, देखिए हम फ्लक्स को दिखाते हैं φe से, तो जो ये फ्लक्स है इस पृष्ठ से भी जितना भी आवेश होगा उसका 1/ε0 गुना होता है, यानी कि आवेश कितना होगा Q, तो इसका क्या होगा 1/ε0 गुना। ये अपनी गॉस की प्रमेय कहती है। ठीक है, अब देखते हैं इसके उत्पत्ति यानी सूत्र सिद्ध करते हैं इसे। देखिए माना कोई वक्र S है, यानी कि ये कोई वक्र S हो गया अपने पास, जिसके मूल बिंदु पर कोई +Q आवेश है, यानी कि इसका मूल बिंदु ये O है, इस पे कोई +Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, जिससे R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, जिससे देखिए R मीटर की दूरी पर, यानी कि ये +Q आवेश है, इससे R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पे ये बिंदु P दिख रहा है, P है, तथा एक छोटा सा अल्पांश dA है, यानी कि देखिए यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश है, ये छोटा सा अल्पांश, मतलब इस दो चीज होती है। देखिए एक तो ये पूरा पृष्ठ हो गया और छोटा सा अल्पांश का मतलब इसी पृष्ठ का कोई छोटा सा टुकड़ा, तो यहाँ पे इस पृष्ठ का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसे हमने dA बोल रखा है।
ठीक है। तथा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ये है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अभी जो अक्षीय स्थिति में हमने यूज़ किया था वही है, ठीक है। अब देखिए अल्पांश DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। अब देखिए भाई सीधी बात है, विद्युत फ्लक्स तो होता है अपने पास फाई ई, ठीक है, यानी फाई से भी दिखा देते हैं बहुत जगह पे, तो फाई ई हो गया, लेकिन हमने अल्पांश से बात की है यानी कि छोटे से अल्पांश, तो भाई डी लगा देंगे, डी फाई ई बराबर ई डी ए, ठीक है। छोटे से अल्पांश के लिए डी फाई लगेगा ना, क्योंकि डी ए मान रखा है ना यहाँ पे हमने, तो डी फाई इजिकल टू ई डी ए, और जब ये वेक्टर का चिन्ह हटाएंगे, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, तो डी फाई इजिकल टू ई डी ए कॉस थीटा आ जाता है। क्लियर है, जब ये वेक्टर का चिन्ह हटाता है डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें तो यहाँ पे एंगल नहीं बनना है, तो एंगल कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देंगे हम थीटा बराबर 0 डिग्री। पीछे पलट लेते हैं, पेज खत्म हो चुका है। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अगर कहीं पे भी संपूर्ण पृष्ठ लेंगे आप तो आपको समाकलन लगाना है। अब यहाँ पे हमने देखिए क्या किया था, यहाँ पे देखिए ये था अपने पास डी फाई ई इजिकल टू ई डी ए, अब लगा देंगे हम समाकलन, ठीक है, समाकलन लगा दिया। तो यहाँ पे देखिए उसी पे हमने समाकलन लगा दिया, डी फाई ई इजिकल टू ई डी ए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे थीटा जो था वो 0 डिग्री था, मैंने अभी आपको बताया था थीटा 0 डिग्री था, तो यहाँ लगा देंगे हम थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, आप समाकलन लगा दिया, तो देखिए यहाँ समाकलन, अब देखिए एक चीज़ देखिए यहाँ पे अगर आपके पास समाकलन डी एक्स का होगा तो उसका समाकलन होगा एक्स, ऐसे डी वाई का होगा तो उसका हो जाएगा वाई, ऐसी अगर डी वी का होगा तो उसका हो जाएगा वी। मतलब सीधी बात है, ऐसा जिसका भी होगा तो उसका पीछे वाला अक्षर उसमें आ जाता है। तो ऐसे ही समाकलन डी फाई ई का क्या हो जाएगा, फाई ई, आसान है बिल्कुल जी बिल्कुल, बराबर। अब यहाँ पे ई बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अभी जो पीछे आपको मैंने सूत्र दिखाया था वो है ये, ठीक है, डी ए कॉस थीटा, ठीक है, छोटे से अल्पांश के लिए डी ए कॉस थीटा ये आ गया। क्लियर है, बहुत आसान है। उसके बाद देखिए फाई इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब थीटा तो अपने पास 0 डिग्री था, थीटा कितना था 0 डिग्री, तो थीटा की जगह पे 0 डिग्री रखेंगे और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1 का 1 आ जाएगा, गुणा करेंगे वही, और डी ए बचेगा तो हमने डी ए कर लिया, ठीक है। अब देखिए फाई इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, डी ए का क्या हो जाएगा, जैसे डी वाई का वाई, डी एक्स का एक्स, डी वी का वी, तो डी ए का क्या हो जाएगा ए, और ए क्या है आपका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल किसका लगाएंगे यहाँ पे, गोले का, तो 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। फाई इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ए की जगह पे आ गया 4 पाई R स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए इस 4 से ये 4 कैंसल, इस पाई से ये पाई कैंसल, क्लियर है, और इस R स्क्वायर से ये R स्क्वायर कैंसल, क्या बचेगा, फाई इजिकल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यही तो सिद्ध करना था हमें, गॉस की पर में यही तो होती है भाई, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, गॉस की पिर में से कूलाम का नियम का निगमन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कोई गोला ले लिया हमने, ठीक है, तो वही है, माना कोई गोला है जिसका मध्य बिंदु O है, तो माना कोई गोला है जिसका मध्य बिंदु O है, इस पर कोई प्लस Q आवेश स्थित है, ये लिख लीजिएगा आप, O पर कोई प्लस Q आवेश स्थित है, जिससे R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, इससे R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है। ये देखिए R मीटर की दूरी है यहाँ से यहाँ तक, और इस R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु अपने पास क्या है, P है, P है, जिस पर एक छोटा सा अल्पांश डी ए है। तो देखिए ये एक छोटा सा अल्पांश अपने पास इतना, इस देखिए छोटे सा अल्पांश का मैंने बता दिया कि पूरा पृष्ठ का एक छोटा सा टुकड़ा होगा वो छोटा सा अल्पांश होता है। तो एक छोटा सा अल्पांश ले लिया मैंने ये, ठीक है, डी ए ले लिया, ठीक है, डी ए, ये डी ए हो गया अपने पास, छोटा सा अल्पांश डी ए है, तथा बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, यानी बिंदु पी जो अपने पास ये, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। थोड़ा पेन दूसरा वाला ले लिया ना हमने, इससे दिख नहीं रहा होगा आपको, बट कोई नहीं। अब देखिए व्युत्पत्ति करते हैं, सूत्र निकालते हैं। छोटे से अल्पांश डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स वही है डी फाई इजिकल टू ई डी ए, जो अभी हमने गॉस के प्रमेय में किया है वही तो है। डी देखिए छोटा सा अल्पांश लेंगे तो डी लगाना है, और पूरे पृष्ठ के लिए लेंगे तो समाकलन लगाना है, बस इतना ध्यान रखिए। तो डी फाई इजिकल टू ई डी ए, वेक्टर का चिन्ह हटाएंगे यानी डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या आता है, कॉस थीटा। तो डी फाई ई इजिकल टू ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा 0 डिग्री रहेगा, यानी यहाँ पे देखिए कोई भी एंगल नहीं बनना है, यहाँ पे कहीं भी देखेंगे तो कोई एंगल नहीं बनना है, तो थीटा 0 डिग्री। तो वही बचेगा डी फाई इजिकल टू, थीटा की जगह पे 0 रखेंगे, और कॉस 0 की वैल्यू होती है हमारी 1 त्रिकोणमिति टेबल से, कॉस 0 1, और 1 की गुणा अगर इससे करेंगे तो यही आ जाएगा। क्लियर है। अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, वही समाकलन लगा दिया हमने, समाकलन कर दिया, इसमें डी फाई ई इजिकल टू ई हमने बाहर कर दिया क्योंकि ई का समाकलन होगा नहीं, फिर यहाँ पे आ गया आपका डी ए, ठीक है, डी ए बचा तो डी ए ही आएगा। अब डी फाई ई इजिकल टू, यहाँ पे डी ए का हो गया आपका ए,
डी ए का ए हो जाएगा ना, पता है ना अभी जो किया था हमने पीछे। और इस डी फाई ई का हो जाएगा फाई ई, क्लियर है, डी फाई ई का फाई ई। ई हम ऐसे रखेंगे ए की जगह पे, वही गोले का क्षेत्रफल क्योंकि गोला लिया हुआ है, 4πr²। अब फाई ई की जगह पे गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस फाई ई की जगह पे रख दिया हमने क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 4πr²। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 4πr² को इसके बटे में ले आएंगे, तो यहाँ पे खाली ई रह जाएगा, तो ई रह गया क्यू अपॉन ये 4πr² इसके बटे में आ गया, तो एप्सिलॉन नॉट 4πr²। ठीक है, ये देखिए गॉस की प्रमेय लिख भी रखा मैंने सूत्र से। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हम क्या जानते हैं, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इस ई की जगह पे मैंने रखा एफ अपॉन क्यू नॉट बराबर क्यू अपॉन 4πr²। ठीक है, ये रहा, मैंने इसको 4πr² कर लिया पहले, फिर r² कर दिया, मतलब इधर उधर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे तो भाई बल निकालना था, गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम निकालना था ना, तो मैंने f को रखा यहीं पे और इस Q0 को भेज दिया इधर। तो f बराबर Q इंटू क्यू नॉट अपॉन में वही सब कुछ है। अब f बराबर मैंने क्या कर लिया कि 1/4πr² कर लिया, मतलब इसको मैंने इतने को थोड़ा गुणा में कर लिया अलग, 1/4πr², क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन r²। तो यही तो कूलाम का नियम है भाई, और किस तरीके से प्रूव करोगे, आसान है बिल्कुल। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, तो देखिए संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखिए अपने पास तीन संधारित्र की प्लेट है यहाँ पे, C1 C2 C3। ठीक है, संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है उसका एक हिस्से पे ए पॉइंट है, उस पर प्लस क्यू आवेश है, और एक बी पॉइंट है जो कि पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले देख लेते हैं चित्र में क्या है। चित्र में संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु ए से जोड़ा जाता है। तो भाई संधारित्र की जो पहली प्लेट है इसको बिंदु ए से जोड़ा जाता है, ये जो बिंदु अपने पास ये ए है। ठीक है, इसको ये देखिए पहली प्लेट दिख रही है, इसको हमने बिंदु ए से जोड़ दिया, ये है। तथा दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़ा जाता है, दूसरी प्लेट ये है, इसको हमने बिंदु बी से जोड़ दिया। ठीक है, तथा बिंदु ए से संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। यानी कि जो बिंदु ए है, इस बिंदु ए से संधारित्र की जो पहली प्लेट है इसको प्लस क्यू आवेश देते हैं। क्या देते हैं, प्लस क्यू आवेश। तो इसके स्वप्रेरण के कारण दूसरी प्लेट ऋणावेशित हो जाती है, यानी कि भाई दूसरी प्लेट तो ऑटोमेटिकली ऋणावेशित होगा इसके स्वप्रेरण के कारण। ठीक है, तो दूसरी प्लेट पे कौन सा आप चार्ज आ गया, माइनस क्यू। क्लियर है। चित्र में तीन संधारित्र C1 C2 तथा C3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, कुल विभवांतर भी है। यानी कि भाई तीन संधारित्र हैं C1 C2 C3, ये समांतर क्रम में जोड़े गए हैं और उनका जो कुल विभवांतर है वो अपने पास V दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यदि तीनों संधारित्रों में आवेश क्रम से Q1 Q2 Q3 है, दिख रहा है साफ साफ, मतलब इसमें भी, इसमें Q1 होगा, इसमें Q2 होगा, इसमें Q3 होगा, तीनों आवेश। ठीक है, तीनों संधारित्रों में आवेश क्या है, Q1 Q2 और Q3 है। तब हम जानते हैं Q बराबर CB। क्या होता है अपने पास सूत्र, Q बराबर CB, यही तो होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू, यहाँ पे Q1 हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए पहले संधारित्र में क्या होगा आवेश, Q1 इज इक्वल टू, संधारित्र की प्लेट क्या है C1, तो C1 आ गया, लेकिन विभवांतर तो पूरा सेम था, तो विभवांतर क्या जाएगा V। इसी प्रकार दूसरी प्लेट के लिए Q2 हो जाएगा बराबर, प्लेट का दूसरी प्लेट क्या है C2, तो C2 आ गया, लेकिन विभवांतर तो इसके लिए भी समान है, तो V आएगा। इस वाले सूत्र से कर रहे हैं, पता होगा सूत्र आपको ये। और तीसरी प्लेट के लिए Q3 इज इक्वल टू, प्लेट तीसरी क्या है C3, विभवांतर सेम था। ठीक है, कुल आवेश क्या होगा, कुल आवेश होगा Q, और आया कहाँ से होगा, सबको जोड़ने पर ही आया होगा, तो क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब देखिए Q इज इक्वल टू, अपने पास क्या है, Q1 क्या है C1V, Q2 क्या है C2V, Q3 क्या है C3V। तो यहाँ पे वैल्यू हमने पुट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या कर लिया, कॉमन V कॉमन कर लिया। क्लियर है, V क्या कर लिया, कॉमन। इस Q की जगह पे मैंने रखा यहाँ से CV, इस वाले फॉर्मूले से, तो इस वाले Q की जगह पे हमने CV रख दिया, यहाँ से मैंने तीनों से V कॉमन किया बराबर, यहाँ क्या बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये इस V से मैं ये वाला V कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, बचेगा क्या, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये अपना इसका समांतर क्रम संयोजन है। ठीक है, प्रतिरोधों में ये वाला श्रेणी क्रम संयोजन होता है, बट यहाँ पे उल्टा होता है। ठीक है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये इसका समांतर क्रम संयोजन होगा। ठीक है, सॉरी श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए हुए हैं इन सभी टॉपिक के ऊपर, बट इसमें कुछ टॉपिक हैं जो नहीं किए थे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को छोड़ना किसी कीमत पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक्स किरणों के दो गुण तथा दो उपयोग लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
तो देखिए एक्स किरणों के पहले दो गुण देख लेते हैं। देखिए एक्स किरणों का पहला गुण है कि इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो अत्यंत कम होती है, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन के बीच में रहती है केवल। ठीक है, पहला गुण तो ये हो गया। ठीक है, मतलब इनकी जो तरंग दैर्ध्य होगी वो 1 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन के बीच रहती है। बाकी जो और किरणें होती हैं जैसे अल्फा किरणें, गामा किरणें, लैम्डा किरणें, इनकी 1000 तक भी पहुंच जाती है। बहुत सी किरणें होती हैं उनकी जो 1000 एंगस्ट्रॉन से भी ऊपर पहुंच जाती है। इसको हम एंगस्ट्रॉन बोलते हैं, जो ऐसा बना हुआ है ना ये, इसको एंगस्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी जो होती है ना बहुत ऊपर तक पहुंच जाती है। लेकिन जो एक्स किरणें हैं इनकी विशेषता ये है कि इनकी जो वो तरंग दैर्ध्य होती है वो 1 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन के बीच में ही रहती है। ठीक है, और इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। अब भेदन क्षमता क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है? अगर मैं सीधे तरीके से कहूँगा, किसी भी चीज़ को भेदने की क्षमता, यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ है, सीधी बात, अगर कोई मान लीजिए कोई भी किरण, अगर आप किसी भी चीज़ को मान लीजिए तीर कमान से मार रहे हैं, तीर कमान से मार रहे हैं और एक निशान आपके सामने है, तो आपकी कितनी क्षमता है कि आप उस निशान में फिक्स मारेंगे, यानी कि उस निशान को भेद देंगे। सीधी बात ये, भेदन मतलब पार करने की क्षमता बोल सकते हैं एक तरीके से। या सीधी बात ये बोलूँ कि अगर आप मान लीजिए आप एक बॉक्सर हैं, दूसरा भी कोई बॉक्सर, आपके बीच फाइट हो रही है, तो आपके अंदर कितनी क्षमता है कि आप उसे हरा दो। सीधी बात यही है कि एक्स किरणों का दूसरा गुण ये था कि इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, यानी किसी भी चीज़ को भेदने की जो क्षमता होती है ना इनकी, वो बहुत अधिक होती है। क्लियर है ना? एक्स किरणें वही हैं जो हॉस्पिटल वगैरह में होती हैं, एक्सरेज। ठीक है, एक्सरा जिसे बोलते हैं। ठीक है, देखिए दो उपयोग भी बोला है, दो उपयोग बहुत आसान है। चिकित्सा जगत में एक्स किरणों का उपयोग शरीर के अंदर होने वाली किसी अस्थि भंग, अस्थि मतलब कह सकते हैं हड्डी, हड्डी होती है, अस्थि भंग या पथरी की जानकारी के लिए किया जाता है। देखिए जब आप जाते होंगे हॉस्पिटल में, तो आपका किसी भी चीज़, जैसे मान लीजिए शरीर में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आप एक्सरा करवाते हैं, तो वही चीज़ है, वही है ये एक्सरा। तो चिकित्सा जगत में वही है कि इन एक्स किरणों का जो उपयोग होता है ना, शरीर के अंदर देखते हैं कि आप अंदर, शरीर के अंदर पथरी है, मतलब पथरी तो नहीं पड़ी है, पथरी का जैसे आप एक्सरे कराने जाएंगे तो देखते हैं पथरी तो नहीं पड़ी है, या हड्डी में कोई दिक्कत तो नहीं है, हड्डी तो नहीं टूटी है, तो वो इन्हीं की सहायता से देखते हैं। याद हो गया ना, आसान है। और विज्ञान जगत में एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल की आंतरिक संरचना की जानकारी के लिए किया जाता है। केमिस्ट्री में क्रिस्टल पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? आई होप 12th में आप तो क्रिस्टल पढ़े होंगे। पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़े हैं तो ठीक है। तो विज्ञान जगत में जो एक्स किरणों का उपयोग होता है ना, यानी कि वैज्ञानिक वगैरह जो होते हैं, वो क्रिस्टल की आंतरिक, यानी कि अंदर की संरचना कैसी होती है। जैसे डॉक्टर लोग देखते हैं एक्स किरणों से कि हमारे शरीर के अंदर की संरचना कैसी है, कि आप देख लेंगे, खुद ही देख लेंगे। आप किसी भी मनुष्य के शरीर के अंदर की जो संरचना देख लेंगे, आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर लोग एक्स किरणों की सहायता से देखते हैं शरीर के अंदर की संरचना अपने। ठीक है, तो ऐसी जो वैज्ञानिक हैं वो इन एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल की अंदर की संरचना कैसी होती है उसकी जानकारी के लिए करते हैं। आसान हो गया, बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक था मेरे हिसाब से, तो कोई कठिन टॉपिक होना नहीं चाहिए। परिभाषा इस तरीके से याद करा देते हैं आपको कि भूलेंगे नहीं कभी। आप इसकी परिभाषा को भूल के दिखाइएगा, नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऑटोमेटिकली याद हो जाती है, क्या दिक्कत है। बढ़े अगले टॉपिक पे, बढ़े, ओ हेलो, बढ़े, पढ़िए, चलिए बोल रहे हैं, बढ़ो, फिर बढ़ते हैं, चलिए आइए अगले टॉपिक पे। देखिए 11वां क्वेश्चन नोमेरिकल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोमेरिकल है। 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं दे रखी हैं, यानी कि C1 C2 C3, 3 धारिताएं हो गई हैं जो कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। अब ध्यान दीजिए कि तीनों संधारित्र हैं वो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तथा परिणामी समुच्चय पर 50 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। यानी कि जो संयोजन बना हुआ ना आपका, संयोजन मतलब तीनों, जब आप तीनों संधारित्र को जोड़ देंगे तो एक संयोजन बनेगा, तो उन पर जो 50 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। प्रत्येक संधारित्र पर कुल आवेश, यानी कि प्रत्येक संधारित्र पे हमें कुल आवेश निकालना है, तथा विभवांतर ज्ञात कीजिए। और हमें कुल विभवांतर मतलब हर एक संधारित्र पे विभवांतर निकालना है। तो देखिए दिया है C1 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड, यहाँ पे देखिए ऊपर, C2 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड, C3 इज इक्वल टू 20 माइक्रोफैरड, और ये V की वैल्यू दे रखी है, ये 50 वोल्ट दी हुई है। ये वाला पेन हम यूज़ नहीं करेंगे, सही से चलानी है ये पेन। ठीक है, अब देखिए संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। अभी मैंने आपको समांतर क्रम प्रूव करवाया था, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये समांतर क्रम था। श्रेणी क्रम मैंने लिख के बताया था आपको, ये होता है। ठीक है, तो भाई अब हम निकालेंगे 1/C इज इक्वल टू 1/C1, 4 है, देखिए 4 रख दिया, प्लस 1/C2, 5 है, देखिए 5 रख दिया, प्लस 1/C3, कितना है C3, सॉरी ये है 20, तो मैंने 20 रख दिया। ठीक है, अब इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ गया। ऊपर कितना जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 से गुणा करी होगी तभी तो 20 आया, तो ऊपर 5 हो गया। यहाँ 4 से गुणा करी होगी तो ऊपर 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे यहाँ तो 20 है तो ऊपर कितना आ गया, 1। ठीक है,
तो सबको जोड़ दिया, 5 4 9 और 1 10, 10/20 हो गया, यानी कि 1/2। तो 1/(c) इक्वल टू 1/2। सी की वैल्यू कितनी मिल गई? 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, सी की वैल्यू मिल गई। संयोजन पर कुल आवेश, देखिए थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, Q इक्वल टू कितना होगा अपने पास? सी भी। कुल आवेश निकालना है ना, यहाँ पे बोला था कि प्रत्येक संधारित्र पर कुल आवेश तथा विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो संयोजन पर कुल आवेश कितना हो जाएगा? कुल आवेश पूछा है, Q बराबर सी बी। सी कितना है? 100, सी कितना अपने पास? देखिए सी 2 है, 2 हो गया। और वी कितना आपका? वी देखिए 50 था, तो हमने यहाँ पे वी की जगह रख दिया 50। यहाँ ये लिखा हुआ अभी, ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, 2 माइक्रोफैरड इंटू 50, तो 50 दूनी 100। और माइक्रो ऐसे रहेगा, फैरड की जगह क्या हो जाएगा? सॉरी गाइस, फैरड की जगह पे क्या रहेगा? कुलाम, क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है? कुलाम। ये लगा दिया हमने कुलाम। ठीक है, माइक्रो कुलाम। अतः प्रत्येक संधारित्र पर 100 माइक्रो कुलाम का आवेश होगा। क्लियर है? प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश होगा? 100 माइक्रो कुलाम। निकाल दिया हमने। अब हमें निकालना था प्रत्येक संधारित्र पर प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर ज्ञात करना था अलग अलग। तो देखिए प्रथम संधारित्र पर का विभवांतर जो होगा वो V1 होगा। अब हम जानते हैं ना ये वाला फॉर्मूला, Q इक्वल टू सी बी। तो यहाँ से B का मान निकालिए, V इक्वल टू Q/C आ जाएगा। यहाँ इसके बट्टे में आ जाएगा नहीं, Q/C। तो भाई अब जब प्रथम संधारित्र का विभवांतर होगा वो V1 होगा अपॉन Q1/C1। ठीक है, क्लियर है ना? संधारित्र पहला ही तो ले रहे हो, तो पहला संधारित्र C1 है। तो V1 इक्वल टू Q1 कितना अपने पास? देखिए 100 माइक्रो कुलाम रहेगा, तो 100 रख दिया। C1 कितना था? 4। यहाँ से देखिए 4, तो हमने यहाँ पे रख दिया 4। भाग देंगे तो यहाँ से काटेंगे इसको तो 25 आएगा, 25 वोल्ट। V का मात्रक वोल्ट होगा ना विभवांतर का। दूसरे संधारित्र का विभवांतर कितना होगा? V2 इक्वल टू Q2 अपॉन दूसरा संधारित्र लेंगे अब C2 आएगा। तो Q2 कितना है भाई? 100 है ना, अभी निकाला था हमने। C2 कितना था आपका? 5, तो 5 से भाग देंगे तो इस पर 20 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तीसरे संधारित्र का विभवांतर कितना होगा? V3 अपॉन Q3 बटे C3। C3 कितना था आपका? 20, भाग देंगे तो 5 वोल्ट आएगा, 20 पंजे 100। ठीक है, अब देखिए 12वां क्वेश्चन क्या है? विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। बहुत आसान है तथा इसका मात्रक लिखिए, बहुत ही ईजी है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश Q0, यहाँ पे देखिए Q0 है, ये Q0 जिसे बोलते हैं आप, Q0। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से एक नियमित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को एक विद्युत विभव कहते हैं। देखिए ये मान लीजिए आपका विद्युत क्षेत्र है, ये क्या अपने पास? ये विद्युत मान लिया विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पे ये अनंत पॉइंट है, कोई यहाँ कोई अनंत पॉइंट है, तो यहाँ पे एक परीक्षण आवेश है Q0, यहाँ पे कोई आवेश है Q0। तो इस आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी नियमित बिंदु तक, किसी भी फिक्स पॉइंट यानी कि नियमित बिंदु तक लाने में आप जितना कार्य करेंगे, तो परीक्षण आवेश और उस कार्य के अनुपात को हम क्या कहेंगे? विद्युत विभव। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक आपके पास बोरी है और आपको उस बोरी को किसी दुकान तक छोड़ना है। ठीक है, तो उस बोरी को दुकान तक छोड़ने में आपने जितना कार्य किया होगा, तो उस बोरी और कार्य का अनुपात क्या होगा? विद्युत विभव। ऐसे यहाँ पे है भाई, ये परीक्षण आवेश Q0 है जो कि अनंत पे रखा हुआ है। कहाँ पे? अनंत पर। तो इस परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जो कार्य करेंगे, तो उस कार्य और परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को हम विद्युत विभव बोलेंगे। अनुपात मतलब जैसे 2/3 लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2:3। ठीक है, 4/5 लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे हम 4:5। तो ऐसे यहाँ पे W/Q0 लिखा हुआ है, तो इसको लिख देंगे W/Q0। ठीक है, अब देखिए विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से एक नियमित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, नियमित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा? W, क्योंकि कार्य को हम W से दिखाते हैं। किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश के अनुपात, परीक्षण आवेश क्या है? Q0, तो इन दोनों के अनुपात को यानी कि बटे में होंगे एक दूसरे के, इसे हम विद्युत विभव कहते हैं और इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, V से, यानी B4, ये वाला V। ठीक है, मात्रक पूछा था, देखिए W का मात्रक यानी कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कुलाम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? विभव का जूल प्रति कुलाम। आसान हो गया। अब देखते हैं आगे क्या, अगला क्वेश्चन क्या है। सो गाइस देखिए 13वां क्वेश्चन आ जाता है, बायो-सेवर्ट के नियम का निगमन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कोई चालक तार अपने पास ए बी है, यानी कि कोई चालक तार है ए बी जिसका मध्य बिंदु O है और इस चालक तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो मध्य बिंदु O जो है इससे R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। अब देखिए इस तार का एक छोटा सा अल्पांश क्या है? DL। मैंने बोला कि किसी भी पृष्ठ या कोई भी चीज़ होगी तो जो छोटा सा अल्पांश होता है वो उसी चीज़ का छोटा सा टुकड़ा होता है। ठीक है, तो इस
तार का एक छोटा सा टुकड़ा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी छोटा सा अल्पांश, इसको हमने DL बोल दिया है। ठीक है, अब देखिए प्रूफ करते हैं। यहाँ पे क्या, माना कोई चालक तार AB है, कोई चालक तार AB है जिसका मध्य बिंदु O है, इसका मध्य बिंदु O है, जिससे R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, इससे R मीटर की दूरी पर, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है वो R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है तथा एक छोटा सा अल्पांश DL है, एक छोटा सा अल्पांश क्या अपने पास DL है, तथा चालक तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, तथा चालक तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, उसके बाद लिख दीजिए पूरा, ये ऐड कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे चल जाएगा। ठीक है, प्रूव करते हैं। देखिए बायो सेवट के अनुसार, बायो और सेवट दो अलग अलग वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो उनके अनुसार क्या था कि बिंदु P पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, वो चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। अब चालक तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I है, तो इसके समानुपाती होगी। पहली कंडीशन उन्होंने ये बोली थी, क्लियर है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। पहली कंडीशन दोनों ने ये बोली थी उन्होंने। दूसरी कंडीशन क्या बोली थी कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना वो छोटे से अल्पांश DL के समानुपाती भी होती है। तो दूसरी कंडीशन उन्होंने ये बोली थी दोनों ने मिलके। ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो छोटा सा जो अल्पांश है अपना, ये वाला जो छोटा सा अल्पांश है ना, इसके भी समानुपाती होती है। तीसरी कंडीशन दोनों ने क्या बोली थी कि साइन थीटा के समानुपाती होती है, ये अलग से बोल दिया, क्या होती है, साइन थीटा के समानुपाती होती है। ठीक है, अब चौथी कंडीशन क्या बोली थी कि O से P तक की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि O से P तक की दूरी क्या है, R, और इसका वर्ग क्या होगा, R², तो R² के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि 1/, में मैं बोलूँगा इसका व्युत्क्रम लिखिए तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, मतलब सीधी बात है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उसी का 1/, ठीक है, उसी चीज़ का 1/। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता थी ना वो O से P तक की दूरी के वर्ग के, दूरी का वर्ग क्या हो जाएगा, R², इसके व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1/R²। ठीक है, सभी को मिला दो, ये चौथी कंडीशन थी अपने पास और ये तीसरी कंडीशन थी, तो सभी को मिला दिया। तो देखिए इस तरफ तो सब में B है, 1 2 3 4, तो सब में B है, B रखा समानुपाती। पहले में क्या था I, दूसरे में DL, तीसरे में साइन थीटा, अपॉन में इंटू 1/R² रहता, तो 1 की गुणा इसे करेंगे यही आ जाएगा, अपॉन में R² है ही। क्लियर है। अब देखिए जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आता है μ0/4π, ये नियतांक होता है। ठीक है, तो हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया, बराबर का चिन्ह आ गया, तो एक नियतांक आ गया μ0/4π, बाकी आइडियल साइन थीटा अपॉन R² ऐसी रहा। तो यही तो होता है बायो सेवर्ट का नियम, कितना आसान है, और क्या समझेंगे इतनी आसान लैंग्वेज के अलावा। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 14वां क्वेश्चन 1 नंबर के लिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है बताइए, जानते हैं आप, E बराबर F/Q0। F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम कहाँ पे दिख रहा है, ये रहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। बताइए क्या कठिन है, सूत्र याद है तो मात्रक तो ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। बढ़े अगले क्वेश्चन पे, बढ़े या नहीं, बोर तो नहीं हो रहे हो, पक तो नहीं रहे हो, वीडियो लंबा हो रहा है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, वीडियो जरूर लंबा होगा बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का होगा। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन है। वो हेलो, सो तो नहीं गए आप लोग, बढ़े, चलो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, और क्या करा जाए। 14वां क्वेश्चन 15वां देखते हैं। अगर इससे इस जो अपने ये वीडियो देखने अगर इससे क्वेश्चन ना आ जाए तब बोलना, देखना गारंटी है भाई, फंसेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं, कोई छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। देखिए बहुत आसान है, आज तक आपने देखे नहीं होंगे। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय आवेश समाकलन, उसमें प्रवाहित धारा का μ0 गुना होता है। ठीक है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, B, तो इसका रेखीय आवेश समाकलन उस पृष्ठ में जितनी धारा बह रही है उसका μ0 गुना होता है। ठीक है, ये याद है तो परिभाषा ऑटोमेटिकली याद है भाई। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय आवेश समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र क्या B और इसका रेखीय आवेश समाकलन, ठीक है, यानी कि समाकलन उस पृष्ठ से बद्ध धारा का μ0 गुना होता है, या प्रवाहित धारा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटिकली याद हो गया, आसान था परिभाषा। अब देखते हैं, देखिए ये कोई पृष्ठ है अपने पास, XY कोई चालक तार है जिसका मध्य बिंदु O है, जिस पर 2 संकेंद्रीय वृत्त स्थित हैं, यानी कि इसी पॉइंट से 2 वृत्त खींचे हुए हैं। ठीक है, और
मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी है और पी पर ये एक छोटा सा अल्पांश क्या है, ये डीएल है, और पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, करते हैं। देखिए एक्स बाई एक चालक तार है, यानी कि एक्स बाई एक चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो आई है। ठीक है, इसके किसी बिंदु पर संकेंद्रीय वृत्त स्थित है। तो इसके इस वाले बिंदु पर दो संकेंद्रीय वृत्त स्थित हैं। आप प्रकार से उस प्रकार से गोला खींचेगा तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, संकेंद्रीय वृत्त स्थित हैं। इनके केंद्र से आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी है। इनके केंद्र से आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी है तथा एक छोटा सा अल्पांश डीएल है। एक छोटा सा अल्पांश यहाँ पे डीएल दिख रहा है, ये आपको जो छोटा सा अल्पांश इसी पृष्ठ का एक छोटा सा टुकड़ा बोल रखा है। बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी है और इसका परिमाण क्या है, देखिए बी बराबर म्यू जीरो अपॉन 4π2y/r। ठीक है, ये एक सूत्र होता है, आपको याद होना चाहिए, याद होगा, आई होप, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो बिंदु पी पर अल्पांश डीएल है तो क्या हो जाएगा, बी डीएल समाकलन बी डीएल कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि पी पर देखिए अल्पांश डीएल है ना, तो देखिए आप ये समाकलन क्या था, यहाँ पे देखिए बी डीएल म्यू जीरो आई था ना, तो बी डीएल, ये बी डीएल तो आपका ऐसे ही रहा, लेकिन अल्पांश डीएल के कारण कॉस थीटा यहाँ पे आपका आ जाएगा, तो कॉस थीटा आ गया। अब बी डीएल इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री है, कोई भी एंगल नहीं बनेगा तो 0 डिग्री आ जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1। थीटा की जगह 1 पुट 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, तो वही है यहाँ पे, तो दोनों तरफ सेम हो गया। अब देखिए इस b की वैल्यू क्या आती है, इस वाले b की जगह पे रखेंगे हम ये वाली वैल्यू म्यू 0/4π2y/r। तो यहाँ पे हमने रख दिया समीकरण 1 से, देखिए ध्यान से। ठीक है, रेता गिरा पता नहीं कहाँ से। ठीक है, म्यू 0/4π2y/r dl। ठीक है, इस b की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। अब इस पूरी वैल्यू को हम कर लेते हैं बाहर, क्योंकि इसका समाकलन होता नहीं है, तो पूरी वैल्यू को हमने कर लिया म्यू 0/4π2y/r। इस पूरी वैल्यू को मैंने कर लिया बाहर, बचा dl। इस 2 से ये 4 कटा 2 बार में। ठीक है, तो क्या बचा म्यू 0/2πi/r, और इस dl का जो समाकलन होता है वो 2πr होता है। ठीक है, तो इस 2πr से 2πr पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, बी डी एल म्यू 0 i। तो यही तो था एम्पियर का परिपथीय नियम। ऊपर आ जाइए, क्या कठिन है, कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब 16वां क्वेश्चन क्या देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो देखिए मात्रक तो अभी मैंने पीछे लिखा दिया था, बट परिभाषा देख लेते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि देखिए ये कोई अपने पास विद्युत क्षेत्र है, ये क्या अपने पास विद्युत क्षेत्र, तो इसमें इस बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करा कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या है, एफ। लगने वाला बल क्या होगा, इस पर कोई बल लगेगा वो एफ होगा, तथा परीक्षण आवेश के अनुपात, अनुपात का मतलब इसके बट्टे में क्यू नॉट हो जाएगा, तो इसके अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी कि ई। तो यही तो थी परिभाषा, इस सूत्र से बना सकते हैं। भैया आप कहाँ बैठे हो, ठीक है ना। किसी विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और मात्रक, आप बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। क्या कठिन है बताइए, कुछ कठिन लग रहा है या नहीं लग रहा, आज के बाद कुछ कठिन लगेगा भी नहीं फिजिक्स में तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिएगा, अब भी कभी हल्के में लेके चल रहे हो। ठीक है, करें अगला क्वेश्चन, जल्दी करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो कैमरे में ब्लर हो गया था अभी, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। देखिए पहला नियम क्या है, तो विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के 2 नियम थे, ये लाइन लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिए पहला नियम क्या था, संधि का नियम। तो इसमें क्या था कि किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। देखिए ये कोई बिंदु है, तो मान लेते हैं ऐसे आ रही है एक धारा अपने पास ऐसे आ रही है, थोड़ा मिस्टेक हो गई बट कोई नहीं, यहाँ खींचते हैं। मान लेते हैं एक ऐसे आ रही है अपने पास, थोड़ी मिस्टेक हो गई हमसे, एक ऐसे आ रही है, आप देखिए स्केल से खींचिएगा पता नहीं लग रहा है। ठीक है, एक ऐसे आ रही है। ठीक है, बस यही बहुत है। ठीक है, तो ये इधर से आ रही है, ये भी इधर से आ रही है, और ये भी इधर से क्या करते हैं आ रही है। ठीक है, यानी ये I1 हो गई, ये I2 हो गई, ये I3 हो गई, ये मान लेते हैं हम इधर को जा रही हैं। ठीक है, तो ये I4 और ये I5, तो इनका जो योग है यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस
I5, ये क्या होता है, 0 होता है। अब इन्होंने बोला है कि किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय के लिए लग जाएगा सिग्मा I इज इक्वल टू 0। ठीक है, बीजगणितीय का मतलब होता है सिग्मा, तो सिग्मा लगा देना, सिग्मा, और टोटल को धाराओं को जोड़ के क्या आएगा आपका, आई आएगा। टोटल धाराओं को जोड़ के आई तो आएगा। जैसे हमने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसी उसमें था I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ऐसे यहाँ पे जितनी भी धाराएं हैं उन सबको जोड़ के एक धारा बनेगी आई, तो उसका बीजगणितीय योग यानी सिग्मा वो 0 होता है। यानी कि किसी बिंदु पर, ये कोई बिंदु है, इस पर जितनी भी धाराएं ये मिल रही हैं, तो इन सबका बीजगणितीय योग 0 होता है। पहला नियम क्लियर है। अगले नियम क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, अगला नियम न्यू पेज में है। तो दूसरा जो नियम था अपने पास था बंद पाश का नियम। ठीक है, ये भी आसान है। देखिए, किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धाराओं एवं उनके संगत मतलब उनके साथ वाला, ठीक है, तो संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित विद्युत भाग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इस परिपथ में जो विद्युत भाग बल होगा वो ई होगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोला कि किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का, तो देखिए पहली धारा क्या है, I1, उसका संगत प्रतिरोध क्या है, R1, तो I1 इंटू R1। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल हो गया, योग बोला है। ठीक है, दूसरी धारा क्या है, I2, इसका संगत प्रतिरोध R2, तो I2 इंटू R2, इनका भी गुणनफल हो गया। तीसरा क्या है, I3, इसका संगत R3। ठीक है, तो I3 इंटू R3, इन सब का योग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, यानी विद्युत वाहक बल के। अब बीजगणितीय बोला है ना, तो बीजगणितीय के लिए क्या आ जाएगा, सिग्मा I1 प्लस I2 प्लस I3 को क्या मिलकर आ जाएगा, I, R1 प्लस R2 प्लस R3 को क्या मिलकर आ जाएगा, R। तो सिग्मा I R बराबर किसके होगा, इसका भी बीजगणितीय योग सिग्मा ई। यही तो बोला है भाई इधर, ये सूत्र है इसका, कि किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल और उनका बीजगणितीय योग, यानी इन सबका बीजगणितीय योग, ठीक है, उस परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, आसान कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल इजी था। ठीक है, अब देखिए 19वां क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इजी है। दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए हैं। भाई देखिए, एक आवेश है Q1, एक आवेश है अपने पास Q2, तो ये दोनों जो है एक दूसरे से अल्प दूरी यानी बहुत कम दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, जिनका परिमाण तो समान है, भाई परिमाण क्या है, समान, परंतु चार्ज भिन्न भिन्न है। भाई परिमाण समान मतलब परिमाण आप समान कर लीजिए, ये Q1 है ना, तो ये भी आप Q1 कर लीजिए। ठीक है, तो परिमाण में तो समान है परंतु चार्ज भिन्न भिन्न है, तो उनके बीच जो आघूर्ण कार्य करेगा उसे द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण करेंगे। मतलब भाई सीधी बात कह रहा है कि दो आवेश रखे हुए हैं, वो दोनों एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हुए हैं, जो कि परिमाण में तो समान होंगे लेकिन उनके जो चार्ज होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। भाई सीधी बात कह रहा है कि देखिए, अगर ये 2 कूलाम का आवेश है तो ये 2 कूलाम का होगा, ये 3 कूलाम का है तो ये भी 3 कूलाम का होगा, ये 4 कूलाम का है तो ये भी 4 कूलाम, मतलब जितने कूलाम का ये उतने कूलाम का ये होगा। बस फर्क कितना है कि अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर ऋणावेशित है, इस पर पॉजिटिव है तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव है तो इस पर भी नेगेटिव। सीधी बात है कि एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, बहुत कम दूरी पर रखे हुए हैं, जिनका परिमाण तो समान है, यानी कि जितना आवेश का ये, जितने कूलाम का आवेश ये होगा उतने कूलाम का आवेश ये होगा, लेकिन चार्ज दोनों पे अलग अलग होगा, यानी कि चार्ज जो है आवेश दोनों पे मतलब ऋणावेश होगा धनावेश दोनों पे अलग अलग होगा। तो उनके बीच में जो आघूर्ण कार्य करता है उसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, आसान हो गया परिभाषा, बहुत आसान से याद हो गई। ठीक है, अच्छा प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है बताइए, ओम होता है, कूलाम होता है, हेनरी होता है या वोल्ट होता है। देखिए ये तो होता है विभव का मात्रा, किसका, विभव। ये जो होता है ये प्रेरकत्व का होता है अपने पास, हेनरी प्रेरकत्व का मात्रा होता है। कूलाम जो होता है वो आवेश का होता है, पीछे पढ़ भी लिया होगा आपने कितनी बार अभी। तो बचा क्या, ओम, ये होता है प्रतिरोध का, क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, अब देखिए 10 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर मैंने एक 3-4 क्वेश्चन होंगे जिनके ऊपर वीडियो नहीं बना हुआ, बाकी इन सब क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको सॉल्व कर लीजिए। पहला क्या है, संधारित्र एवं प्रतिरोधों का श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन, दोनों देख लेते हैं। प्रतिरोध संधारित्र का दोनों, श्रेणी तो मैंने समांतर तो मैंने करा दिया है, श्रेणी चैनल पर पड़ा हुआ देख लीजिए।
प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या। 5 नियम है इसके, उन दोनों को देखती, पांचों के पांचों नियम याद कर लेने, आसान है वो भी। अध्यारोपण का सिद्धांत तथा आवेश वितरण, इसको देख लेना, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संभव प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वीडियो अपलोड है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, बहुत आसान है, ये भी वीडियो अपलोड है इसके ऊपर भी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही वीडियो अपलोड है। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस का सिद्धांत, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डी ब्रोगली समीकरण, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन देख सकते हैं, ब्रूस्टर का नियम हो गया, ये एक दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट, वो देख सकते हैं आप। किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो चार और, तो इनको और देख सकते हैं। तो गाइस देखिए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो में, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत देर में शूट हुई थी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने में भी टाइम लगा था, ठीक है। तो आप देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी टॉपिक है कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपके बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है, उसको भी, उसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पर लगातार आने वाले हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल जो घंटी उसको जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि तभी हमारी वीडियो अपलोड होगी, तभी आपको पता लगेगा, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।